जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने शुरू कर दिया है मध्यकालीन भारत यानी मिडीवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले मिडीवल के बता रहा हूँ क्योंकि मिडीवल बहुत आने लगी अब पीसेस फ्री में, फिर एंशिएंट के बताऊंगा, फिर मॉडर्न के। तो ये एक वीडियो रहेगा, इसमें पूरे मध्यकालीन भारत के टफ लेवल के सवाल जितने हैं वो सब आपको कराऊंगा। आपको इसको नोट कर लेना है ना, फैक्चुअल सवाल होंगे तो आप इसको नोट करके मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको कई सारे हेल्प, मतलब कई सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो जीएस के फुल लेंथ टेस्ट हैं उसको लगा लेना है SCS से, है ना, लेटेस्ट एंड पैटर्न के, क्योंकि वही टेस्ट मिलेंगे। आपका पूरा रिवीजन हो जाए। और क्विज आप लगाइए ना, SCS क्विज लगाइए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन 409 से शुरू करेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था भाई? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था कब? 622 ईस्वी में। कब हुआ था? 622 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखना, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी भाई? क्योंकि पहला आक्रमणकारी भी भारत में यही था। 713 AD में ये भारत पे आक्रमण सबसे पहली बार करता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण नहीं, सिंध पे विजय कब ली थी? तो 712 में। उसके बाद भारत पे आक्रमण करेगा। तो सिंध की विजय कब करता है? 712 ईस्वी में करता है। 411 देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो अभी बताया मैंने, मोहम्मद बिन कासिम था। 713 AD में भारत पे आक्रमण करता है ये। अगला सवाल देखते हैं 412। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अगेन गजनी गौरी अरब के या उपयुक्त कौन? मतलब ये कौन थे भाई? तो मोहम्मद बिन कासिम था, ये अरबिक थे। ये लोग कौन थे? अरब थे। तभी तो भारत, जो हिंदुस्तान, हिंदू पढ़ा ना, जो राज हिंदू, ये अरबिक वर्ड है, ये हिंदू नाम यहीं से आया है। तो अरब के थे मोहम्मद बिन कासिम 713 में। सिंध की विजय 712 में। ठीक है, ऐसे सवाल पूछता है आपसे, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तुर्क, मंगोल, अरब, तो अरब था ये। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब था। इनमें से कौन गजनी राजवंश का शासक था भाई? अल्पतगीन, महमूद, सुबक्तगीन, इस्माइल। तो आपको पता होगा अल्पतगीन, है ना, बाद में महमूद गजनी भी इसी का शासन था। अल्पतगीन जो था वो गजनी राजवंश का संस्थापक था, अल्पतगीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो एक बहुत वीर चंदेल शासक थे, विद्याधर जी। इनका महमूद गजनवी से 1022 ईस्वी में युद्ध होता है। ये पराजित नहीं होते उनसे, है ना। महमूद जो थे, हमला करता है, ये नहीं पराजित हो पाते। अगला है, महमूद गजनी में भारत पर 17 बार आक्रमण करा। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापित करना चाहता था। क्योंकि देखो, असर्शन रीजन को कैसे सवाल करने होते हैं। कह रहा महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा, तो क्या ये सही है? पहले ये देखो। तो हाँ, ये बात तो सही है। तो अगर ए सही है तो यहाँ पे ए गलत लिखा, ये ऑप्शन तो अपने आप कट गया। अब अगला देखो, कारण क्या था भाई? क्यों 17 बार आक्रमण करा था उसने? भाई खजाना, पैसा, यही तो चाहता ना, वेल्थ चाहता था कि यहाँ साम्राज्य बनाना चाहता था। साम्राज्य तो बनाना चाहता नहीं था, स्थायी मुस्लिम शासन नहीं, ऐसा कोई नहीं था। यानी आर तो गलत हो गया। तो आर गलत यहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका। ठीक है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था भाई? तो कई नाम थे उसमें से। इसमें ऑप्शन तो आपको सिर्फ उतबी दिख रहा है, उतबी था। और ऐसे आप फिरदौसी भी था, अलबरूनी भी था, है ना, तो ये भी थे। इनमें से ऑप्शन उतबी है तो उतबी कर देना। अलबरूनी की बात करें तो ये भी महमूद गजनवी के टाइम पे ही भारत आता है, उसी के साथ में। तो इसको 10वीं शताब्दी आप कर सकते हो, क्योंकि महमूद गजनी के साथ ही अलबरूनी भी भारत आता है। उतबी, फिरदौसी, ये सब इसी के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? ये बताना है आपको। ठीक है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमति का विशेषज्ञ था। तो आपको ये गलत लग रहा होगा, पर ये नहीं। उसने कई सारे उसने पढ़े थे ग्रंथ, है ना, फिर उसको कन्वर्ट करा था, तो संस्कृत उसको अच्छी आती थी। धर्मनिरपेक्षता का कहीं से पता नहीं चला, क्योंकि उसने ऐसा कोई लेख नहीं लिखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था भाई, जिसने पुराणों का अध्ययन करा था? तो अगेन मैंने अभी बताया ना, अलबरूनी था। इसने महाभारत, रामायण, कई सारे ग्रंथ वगैरह पढ़े, फिर उसको कन्वर्ट करा इसने, है ना, अपनी भाषा में, फारसी वगैरह में। तो अलबरूनी हो जाएगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखक के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए?
संस्कृत मुद्रा लेख के साथ। तो ये भी आपको पता होगा दोस्तों, महमूद गजनी जो था इसने संस्कृत लेख के साथ लक्ष्मी माता की भी फ़ोटो बनवा के इसने ये सिक्के चलाए थे महमूद गजनवी ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था भाई? तो अब यहाँ मोहम्मद गौरी की बात हो गई भाई, बैटल ऑफ तराइन नहीं, 1191-92, तो महमूद गौरी हो जाए। मोहम्मद तो ऐसे ही आसान लेवल से टफ पे चल रहे हैं हम लोग अभी। अब ये ना सोचो ऐसे ही सवाल होंगे, नहीं, फिर क्वेश्चन टफ भी है ना, तो ये PYQs है, अभी आपको टफ भी मिलेंगे। आसान से टफ पे चलेंगे, एकदम ही से टफ देंगे, वीडियो ही छोड़ के भाग जाओगे। तो खैर जिसको पेपर निकालना है, जिसको सवाल करने हैं वो देखेगा, नहीं करना है तो मज़े तो सब कर ही रहे हैं। चलिए खैर, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था भाई? भीम 2, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या पृथ्वीराज 2? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये देखिए, मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच में 1178 में युद्ध हुआ था, 1178 ईस्वी में, जिसमें भीम गौरी को सबसे पहले हराया था भीम द्वितीय ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित करा था भाई? तो ये आपको पता होगा, बैटल ऑफ चंदेरी की बात करा, मतलब चंदावर का युद्ध बात करा 1194 में, है ना। जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में हारा था? तो अभी बताया जयचंद। कब हारा? 1194 में। ठीक है, अगला कह रहा है, युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। तो यही भाई, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय जब हार जाते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, यहाँ से मुस्लिम राज्य की एक तरह से देखा जाता है स्थापना हुई। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में लगाना भाई। चंगेज़ खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर। ठीक है, ये अब इस टाइप के सवाल आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी हैं काफ़ी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं तैमूर की बात कर लूँ, तैमूर आपको पता होगा तुगलक डायनेस्टी जो चल रही थी, तुगलक डायनेस्टी का अंतिम राजा जो था नसीरुद्दीन, है ना, नसीरुद्दीन महमूद करके, उसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर भारत पर आक्रमण करता है। याद रखना, नसीरुद्दीन, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में, नसीरुद्दीन जो अंतिम तुगलक रूलर माना जाता था तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, और फिर मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी माना जाता है 1175 में पहली बार भारत के मुल्तान पर आक्रमण करता है, फिर गुजरात में 1178 में, ऐसे, है ना। फिर महमूद गजनी, ये तो आपको पता होगा, 1000 से 1027 के बीच में भारत पर आक्रमण करता है। और चंगेज़ खान, इल्तुतमिश का शासन होता है जब 1221 से 27 के बीच में, ऐसे ही करता है इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो आप क्रोनोलॉजी यहाँ देख सकते हो क्या बन रही है, यानी सबसे पहले 2 आएगा भाई, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 4, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंगेज़ खान जो था इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण करता है, इल्तुतमिश। महमूद गजनी 1000 से 1027, मोहम्मद गौरी 1175, तैमूर नसीरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम शासक 1398। ठीक है, फिर कह रहा मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करी थी? तो यह मोहम्मद गौरी का दास कौन था भाई? किसका दास? मोहम्मद गौरी के दास की बात कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बख्तियार खिलजी? तो ये था दोस्तों बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला बख्तियार खिलजी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसका दास ही था, बाद में ये स्लेव डायनेस्टी भी बनाता है 1206 में, है ना, जो 1290 तक चलेगी, काफ़ी समय तक। तो इसका आंसर बख्तियार खिलजी होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था भाई? गुलाम वंश का प्रथम शासक तो अगेन कुतुबुद्दीन ऐबक भाई था। ठीक है, अगला देखते हैं, किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? कह रहा है तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा, इल्तुतमिश ने भी उसमें काम कराया और फिरोज शाह तुगलक ने उसमें फिर 3-4 स्टोरे बनवाए क्योंकि बिजली से ख़राब हो गए थे। इसका कोई रोल नहीं रहा है, किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो लाहौर ही थी, क्योंकि ये दिल्ली नहीं आया कभी, वहीं पे इसकी मृत्यु भी होती है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित करा था? दिल्ली को, तो सबसे पहले दिल्ली को स्थापित किसने करा राजधानी लाहौर से? इल्तुतमिश ने बनाया भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, है ना, 1206 से 10, फिर ये आता है इल्तुतमिश, ये बनाता उसको। ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित करे? तो अगेन वही हो गया इल्तुतमिश। जीतल और टंका ये सब सिक्के भी चलाता है और राजधानी भी परिवर्तित करता है। किसने इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश के टाइम सल्तनत की राजधानी क्या थी भाई? तो अभी बताया, दिल्ली हो गई। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली बनाई? तो अगेन इल्तुतमिश हो जाएगा इसका आंसर। फिर वही सवाल, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। ऐसे ही एक सवाल को कई बार बदल बदल के पूछे जाते हैं आपसे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था भाई? गुलामों का गुलाम, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, है ना, ऐसे ही जो आपका ये था इल्तुतमिश, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो ये इसका गुलाम, ये इसका गुलाम, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश।
ठीक है, याद रखिए। हालांकि बलबन भी गुलामी था, इल्तुतमिश बाद में उससे अपनी बेटी का निकाह भी करता है ना, तो ये याद रखिएगा आप। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान थी भाई, 1236 से 40 के आसपास बनती है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में किसके काल में आया? तो ये मैंने अभी आपको बताया, 1221 के आसपास आता है, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली का कौन सुल्तान चंगेज खान का समकालीन था? तो अभी बताया, इल्तुतमिश। ठीक है। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पे देखे गए थे भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी भाई इल्तुतमिश। ठीक है। तो ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था भाई? ये सवाल पूछ सकता है आपसे। क्या था मूल नाम? तेमुचिन नाम था इसका, याद रखना। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन, तेमुचिन, तेमुचिन। ठीक है। रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था भाई? कौन हटाना चाहता था इसको? तो भैया वही तुर्क के जो खलीफा थे, वो नहीं चाहते थे कोई महिला शासक बने, है ना, तो तुर्क हटाना चाहते थे। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी भाई? है ना, आयरन, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी उसने। रक्त और लौह की नीति बहुत ही फेमस है, बलबन का ये कथन था, है ना, 1266 के आसपास, 66 से 87 के आसपास ये रूलर रहता है ना। अगला, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। तो पहली बात, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये सही थी। क्यों करी? क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। नहीं, हाँ ये बात तो ठीक है कि वो उत्तर पश्चिम को मंगोल आक्रमण से बचाना चाहता था, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में ऑलरेडी आक्रमण कर चुके थे वो। पर ये कारण नहीं है इसका, है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक है। क्योंकि केंद्र में मतलब सारी सत्ता लेना चाहता था, खुद ही सिजदा पैबोस उसने चला दी थी, खुद ही को मतलब सुल्तान मानता था बहुत बड़ा। तो इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डीप लेवल है, पूछ सकता है। खलीफा का सहायक किसने कहा था भाई? तो ये कहना था बलबन का। ठीक है, किसका कहना था? बलबन का। अगला कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो सिकंदर शानी खुद को कहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे भाई। क्यों करे थे इसने? पैसे पाने के लिए। कारण, क्योंकि अलाउद्दीन दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ऐसा नहीं, उसका मेन उद्देश्य था पैसा पाना। उसका क्या उद्देश्य था? पैसा पाना। ये गलत हो जाएगा, यानी आर, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, दक्षिण अभियान करा पैसे पाने के लिए। निम्न कथनों पर विचार करना, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कौन सा कथन सही होगा इसमें से? उसने कष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की माल गुजारी वसूल की। नंबर 1। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नर को अधिकार जो थे उनको समाप्त कर दिया। तो थोड़ा डीप लेवल का सवाल है। इसमें से दूसरा स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि लगान की व्यवस्था उसने पूरी सल्तनत में नहीं, कुछ हिस्से में लगाई थी। पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था ना, बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसने लागू की थी। ये बात ठीक है। क्यों लागू की थी? क्योंकि दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। क्या ये कारण है? नहीं हो सकता भाई, इतना बड़ा सम्राट था, इतना पैसा आता था, वेतन तो सैनिकों को नगद में देता था वो, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को लगाया? तो अभी बताया मैंने, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पद्धति चालू करी थी। फिर वही बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या करा था भाई? कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों को फ़ायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की है, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका सही एप्रोप्रिएट आपको क्या लग रहा है भाई? सफलता प्राप्त की ना, बाजार नियंत्रण पॉलिसी काफ़ी अच्छी चली इसकी। बाजार नियंत्रण किसने लागू किया? अगेन अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करी थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने चालू करी थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गुप्तचर भी रखता था ये, है ना। अगला, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये इंपॉर्टेंट है सब। घड़ी और ग्रहकर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी भाई? क्या सीमा बना दी गई? व्यास नदी, रावी नदी, सिंधु या सतलज? तो अभी हम लोग पढ़ चुके, सिंधु नदी तक तो मंगोल पहुंच ही गए थे, इल्तुतमिश तक, है ना। तो उसके बाद यहीं तक इनकी सीमा रही। उसके बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य को और ज़्यादा मतलब
सैनिकों को, अपने साम्राज्य को और ज़्यादा जो है सुलभ बनाया, है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में उस वर्ड को, दृढ़ करना, मतलब रिजिड करना, एक तरह से सेंट्रलाइज करना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, है ना। इसी का सेनाध्यक्ष था जो बाद में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनता है, तो गाजी मलिक, है ना। कौन था? गाजी मलिक। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है? तो खिलजी वंश आपको पता है कब से कब तक चलता है भाई, लोधी, दास, तुगलक। तो दास वंश यानी स्लेव डायनेस्टी भाई 1206 से 1290 चलती है, सबसे लंबे समय तक चलती है। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक चलता है भाई। उसके बाद तुगलक 1320 से 1414 तक चलते हैं, काफ़ी समय तक। और फिर लोधी वंश, मतलब तुगलक के बाद तो आपको ये याद रखना है सैयद वंश आता है भाई, सैयद 1414 से 1451 तक सैयद वंश आ जाता है, सैयद वंश। और इसके बाद वही लोधी 1451 से 1526, ये याद रखना। और एक चीज़ और, इन सब के जो राजा हैं अंदर ना, उनकी भी क्रोनोलॉजी याद रखना, क्योंकि इस बार आर में सैयद वंश के जो 4 राजा उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। तो इन सब का क्रोनोलॉजी पहली चीज़, उसके बाद इन सब के अंदर जो राजा हैं उनकी भी क्रोनोलॉजी याद करो, आज ही याद कर लो, ठीक है। तो इसका तो सही आंसर तुगलक हो जाएगा। 460 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था भाई, है ना, बहुत ज़्यादा स्कॉलर था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। आमिर कोही जो कृषि विभाग था, है ना, इसने एक नया विभाग शुरू करा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग बनाया? तो ये बताया ना, कृषि विभाग आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। अपनी राजधानी दिल्ली से इसने दौलताबाद कर दी थी, देवगिरी, फिर बाद में नाम जो था, मतलब देवगिरी का नाम भी बदल दिया था, दौलताबाद कर दिया था। तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक तो एक कर ही दो यार। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के आदेश किसने दिए थे? तो अभी बताया मैंने किसने दिए भाई, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या सुल्तान मुबारक। अब तो ये आंसर आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा कौन लाया था? अकबर, अलाउद्दीन, बहलोल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा लाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। एक चीज़ याद रखना, मुद्राओं से क्वेश्चन बहुत पूछता, मुद्रा जरूर कर लेना, चाहे वो हड़प्पन कालीन हो और गुप्त कालीन हो, मौर्य कालीन हो, और मिडीवल हिस्ट्री की जो है मुद्राओं से सवाल बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना कौन सी? पहली चीज़ यह याद रखना, प्रतीक मुद्रा योजना कौन लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। असफल सिद्ध हुई, क्या ये बात सही है? तो असफल तो सिद्ध हो गई भाई। क्यों असफल सिद्ध हो गई? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए वो असफल हो गई भाई, है ना। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर देश यानी मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है इब्न बतूता, ठीक है। इसने एक बहुत फेमस किताब भी लिखी है, रिहाला, ये भी याद रखना है ना, बहुत वृत्तांत उसमें भारत के देखने को मिलते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। अगला, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो अभी बताया मैंने किसके शासनकाल में आया भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया? डाक व्यवस्था का, है ना, तो ये भी बहुत ही स्कॉलर था। कौन? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है किसने? इब्न बतूता ने, है ना। डाक व्यवस्था को चलाई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भाई, इब्न बतूता ने इसका विवरण दिया है रिहाला में। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसको थोड़ा लिबरल माना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक था, जो होली वगैरह में भी भाग लेता था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तानों को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? ये कहना था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, बदायूनी ने ये स्टेटमेंट कही थी। आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखनी, कभी कभी पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसकी थी, तो बदायूनी की थी। किसके लिए थी? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए थी, ठीक है। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नांकित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी भाई? तो ये भी अगेन कौन करेगा भाई रोजगार कार्यालय? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, ये करेगा फिरोज शाह तुगलक। कंफ्यूज नहीं होना, बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय खोलता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक ही करेगा, लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। हके शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? हके शर्ब, तो ये भी था फिरोज तुगलक, है ना। तो मोहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक में कंफ्यूज मत होना, नोट कर लो एक जगह ये पॉइंट। हके शर्ब किसने चलाया? फिरोज तुगलक ने चलाया। और ये जो आपका बेरोजगारों के लिए विभाग वगैरह भी है, ये भी फिरोज तुगलक ने बनाया। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था भाई? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, इन ऑप्शन में से फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया था, है ना। नहीं तो ऐसे तो मुगल्स भी लगाएंगे,
पर अभी जो गिवन ऑप्शन है इसमें सिर्फ फिरोज तुगलक लगाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा, तो ये भी याद रखो, दारुल शफा को किसने इस्टेब्लिश करा, किसने स्थापना करी, दारुल शफा की फिरोज तुगलक ने करी। उसका जो स्थापित दारुल शफा वो था क्या भाई, ये पूछ रहा है इसमें। तो एक तरह से दारुल शफा का मतलब एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल, मुफ्त में इलाज कराने के लिए दारुल शफा बनाया गया। ठीक है, दारुल शफा मतलब खैराती अस्पताल। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण करा, तो मैंने आपको अभी बताया था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1398 ईस्वी में इसके शासनकाल में ये आक्रमण करता है। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित होता भाई, तो तैमूर के बाद कौन आता भाई, स्लेव खिलजी तुगलक सैयद। सैयद के बाद मतलब स्लेव खिलजी तुगलक, तुगलक वंश का था ये, उसके बाद सैयद वंश आ जाता है। कौन आ जाता है, सैयद वंश आ जाता है। ठीक है, एक बार खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसका कमेंट में प्लीज़ एक बार आप वीडियो पॉज करिए, एक बार रिकॉल करके मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, अगर इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ अगर आप कर सकते हो तो कर दीजिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रकुनुद्दीन ये 1236 में आता है ना, जब इल्तुतमिश के बाद जो है मतलब रज़िया सुल्तान से थोड़ा सा पहले, थोड़े समय के लिए रकुनुद्दीन बनता है शासक, मतलब जो स्लेव वंश था, गुलाम वंश, उसका शासक। मुबारक खान जो अलाउद्दीन खिलजी मरता है उसके बाद 4 साल के लिए मुबारक खान आता है। फिरोज तुगलक 1351 से 88, और फिर आलम शाह काफ़ी समय के लिए 1788 से 1806 के आसपास, तो मतलब 18-19 साल तक रहता है ना। तो आपको प्लीज़ राजाओं की क्रोनोलॉजी मध्यकालीन भारत में जितने हैं, स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी और जितने भी मुगल्स हैं, उन सब की क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी, लेटर मुगल्स। ठीक है, ये सवाल क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाने लगे, तो इसका आप आंसर देख ही सकते हो, क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, अफगान मूल के कौन थे, खिलजी तुगलक सैयद लोधी में कौन अफगानी थे, तो लोधी जो थे ये अफगान थे। पहली चीज़, लोधी कौन थे, अफगान के थे, और ये लोग अपना टर्किश ओरिजिन के थे ना, तो लोधी जो लोग थे ये अफगानी थे, है ना, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। कि सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है भाई, तो आगरा शहर की स्थापना किसने करी, ये आपको पता ही होगा भाई, सिकंदर लोधी ने करी थी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो अगेन सिकंदर लोधी को जाता है। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की, इंपॉर्टेंट है याद रखना, गुलरुखी, कौन सी गुलरुखी, किसने करी थी भाई, ये सिकंदर लोधी ने। ठीक है, अपनी कविताओं की रचना गुलरुखी, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना करी, तो अगेन सिकंदर लोधी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है ना, जिसने जो खाद्य पदार्थ अन्न है उस पर टैक्स हटा दिया था, तो ये था कौन भाई, सिकंदर लोधी था। महत्वपूर्ण है, वन लाइनर है, नोट कर लोगे तो कुछ जाएगा नहीं। अब इनको निम्नलिखित वंश को किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया उस पर बताना है, जैसे खिलजी, लोधी, सैयद, गुलाम, अभी बताया मैंने ना, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, तो इसको आप बता दो। ठीक है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है भाई, मधुरा व्रजी, मतलब मधुरा विजय के कौन था, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो गंगा देवी थी। ये नोट कर लो, महत्वपूर्ण है, इस टाइप का सवाल पूछ सकता है फिर से। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे भाई, ये बताना है। अष्टदिग्गज 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परमादर्श, है ना। जो अष्टदिग्गजास थे उनको क्या बोलते थे, तो जो 8 महाकवि थे, तेलुगु कवि थे, उनको बोलते थे अष्टदिग्गज। क्या बोलते थे, अष्टदिग्गराज। ठीक है, क्या बोलते थे, अष्टदिग्गज बोलते थे 8 तेलुगु कवि को। अब ये कौन थे, ये आपको याद भी करने हो तो कर सकते हो, बहुत टफ नाम है। तेनाली रामकृष्णा, पिंगाली शुराना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किसे साहित्य का स्वर्णयुग था, मतलब किसे साहित्य का स्वर्णयुग था, किस साहित्य का, कोंकणी, मलयालम, तमिल या तेलुगु। तो आसान प्रश्न है ये, बता सकते हो आप इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तेलुगु साहित्य का, है ना, क्योंकि यहाँ से देखो अभी मैंने कहा था तेलुगु कवि थे तो तेलुगु साहित्य हो गया। कृष्णदेव राय ने अपनी माता की याद में किस नगर की स्थापना करी थी भाई, तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता की याद में नागलपुरम की स्थापना करी थी। किसकी करी थी, नागलपुरम की स्थापना। अगला अपन फारसी यात्री, अब्दुल रज्जाक कौन सा यात्री था, फारसी यात्री था। विजयनगर आया किसके शासनकाल में भाई, देवराय द्वितीय के काल में। किसके शासनकाल में आता है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है भाई, महाभारत का तेलुगु अनुवाद किन किन कवियों ने करा है, तो एक आपको याद रखना, नन्नय और टिक्कन, ये 2 नाम याद रखने, नन्नय और टिक्कन, इन्होंने महाभारत का तेलुगु अनुवाद करा है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है फिर से। वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार हैं शायन, उनको आश्रय प्राप्त था किसका भाई, शायन को किसका आश्रय प्राप्त था, विजयनगर राजाओं का, है ना। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। अगला देख लेते हैं 494।
तलाई कोटा का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच। पहली चीज़, ये बैटल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विजयनगर और बहमानी राज्य के बीच, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच, या शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो सबसे पहले याद रखो भाई, तलाई कोटा का युद्ध विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेना, है ना। विजयनगर बीजापुर, अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेना। कौन कौन? विजयनगर एम्पायर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच। कब होता है? 1565 में तलाई कोटा के युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद कर लो 4 बार। तलाई कोटा 1565, तलाई कोटा 1565 पूछेगा एग्जाम में कई बार, क्योंकि पूछ चुका है। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ना, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हम्पी। हम्पी के जो खंडहर है, कहाँ के? हम्पी के खंडहर। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? भाई सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका सही आंसर होगा तुर्क वर्ग के थे। किसके थे भाई? अधिकांश अमीर तुर्क वर्ग के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में इसमें सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको ये बताना होगा। दीवाने मुस्तखरज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने आमिर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। तो यहाँ पे देखिए सही कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखरज चलाया, सही है। दीवाने आमिर कोही मोहम्मद तुगलक, ये भी सही है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, सही है। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसको भी याद रखें। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? विजारत का चरमोत्कर्ष। तो पहली चीज़, विजारत है क्या? तो विजारत एक तरह से दिल्ली सुल्तान जो थी, उसमें दीवाने विजारत का मतलब सुल्तान के बाद एक बहुत बड़ा पद होता था, जो सुल्तान के बाद होता था, जो मुख्यतः आर्थिक मंत्रालय देखता था ना, पैसा वैसा, मतलब एक तरह से वजीर कह सकते हो आप, है ना, जो सुल्तान का सलाहकार होगा भाई। ये किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक, है ना। जो तुगलक राजवंश था उनके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तुगलक 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 तुगलक। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता सिस्टम को लाया कौन था भाई भारत में? ये बताना है आपको। तो ये देखिए, इक्ता व्यवस्था लाया था इल्तुतमिश। कौन लाया था? इल्तुतमिश। ये था कि भाई, ये था क्या इक्ता व्यवस्था? एक तरह से ये भूमि जो होती है, जो लैंड होती है, उसको बांट के टैक्स वैक्स वसूलने की एक तरह से प्रक्रिया थी, है ना। छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते थे कि अधिकारियों के लिए कौन सी है, रईसों के लिए कौन सी है, सैनिकों के लिए कौन सी है, उस हिसाब से टैक्स वसूलते थे। शर्ब कर लगाया जाता था भाई किस पे? शर्ब कर किस पे लगा देते थे? तो ये लगाते थे भाई क्या, शराब पे? नहीं, सिंचाई पे। सिंचाई पे लगता था शर्ब कर। सिंचाई पे कौन सा कर लगता था? शर्ब कर। सल्तनत काल के 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से बताना है ना। निम्नलिखित कूट से करें हैं। सल्तनत काल के 2 कौन से सिक्के थे? एक तो देखो जीतल और टंका, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था, है ना। तो यही आंसर हो गया, यानी 2 और 4। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो अभी बताया मैंने, इल्तुतमिश ने चलाया था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था भाई, जिसने चांदी का टंका जारी करा था? तो ये इल्तुतमिश था, जिसने चांदी का टंका जारी करा था। अगला देखते हैं, कह रहे हैं किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किसके सिक्कों पे हुआ? इल्तुतमिश के ही सिक्कों पे हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो ये सभी बता लेंगे, खिलजी ने नहीं दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था भाई? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी भाई। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है, पहला मकबरा एकदम इस्लामिक स्टाइल में, किसका मकबरा है भाई? तो ये बलबन का मकबरा है। किसका है? बलबन का। देखिए, हुमायूं का, बलबन का, ऐबक का, नहीं ऐबक का तो नहीं, अलाउद्दीन का, इन सब का दिल्ली में, इन तीनों का दिल्ली में है। ऐबक का तो लाहौर में है, पाकिस्तान में, है ना। तो इस्लामिक स्टाइल में पहला जो बनाने वाला था वो था बलबन का मकबरा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में भाई? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह या राणा संग्राम सिंह? तो चित्तौड़ का बात आती तो राणा कुंभा का नाम आपको याद रखना। कीर्ति स्तंभ इन्हीं के शासनकाल में होता, राणा कुंभा। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? अजमेर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ये, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये आप बड़ी फेमस है, दिल्ली में है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी इसको, है ना। कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में। अटाला मस्जिद जौनपुर, जहाज महल मालवा, जामा मस्जिद गुलबर्गा। ठीक है। अगला कह रहा है आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था भाई? आगरा में, बाराबंकी में, एटा में या इटावा में? तो आमिर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। कहाँ पे? एटा में।
निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद भी कहा था? तो ये आपको टाइम मतलब नाम भी याद रखना है। तूतीय हिंद या तोता भी हिंदुस्तान का कहते थे आमिर खुसरो को। किसको कहते थे? आमिर खुसरो को। और ये कई शासकों का समकालीन भी था आमिर खुसरो, जैसे बलबन है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कई लोगों के शासनकाल में था। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी भाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो खड़ी बोली में इनका काफ़ी योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था भाई? अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को दिखाने वाले थे आमिर खुसरो। कौन थे? आमिर खुसरो। अब यहाँ कह रहा है किसके दरबारी कवि थे? अगले प्रश्न में किसके दरबारी कवि थे भाई? मोहम्मद तुगलक, खिलजी, शेरशाह सूरी, हुमायूं। तो अभी बताया ना, मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी। नहीं तो बलबन होता ऑप्शन में, वो भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अगेन ऑप्शन में आप यही टिक करोगे, आमिर खुसरो को। इनको हिंदी खड़ी बोली का जनक भी मानते हैं। तो आमिर खुसरो के लिए काफ़ी सवाल आपने पढ़ लिए। हिंदी खड़ी बोली का जनक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल हो गया, और तोता हिंद बोलते मतलब तूती हिंद भी बोलते थे। पर्यावरण वगैरह को भी चिन्हित करा है, ठीक है। एटा में इनका जन्म हुआ था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान कौन था भाई? अकबर, तानसेन, आमिर खुसरो या बैरम खान? तो इसको अगेन आमिर खुसरो को कहोगे है ना। अब इसको मैचिंग करनी है आपको। जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, मिन्हाज उस सिराज, यहिया बिन अहमद, है ना। इनको आपको मैच करना है किसने कौन सी किताब वगैरह लिखी है। तो चलिए मैच कर देते हैं। जैसे जियाउद्दीन बरनी, इन्होंने कौन सी किताब लिखी? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसको मैं चाहूँगा आप नोट कर लो, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के टफ सवाल एग्ज़ाम में अब पूछने लगा है। जियाउद्दीन बरनी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। क्या हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी का? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। दूसरा हसन निजामी, इन्होंने ताजुल मासिर लिखी। हसन निजामी ने क्या लिखी है? ताजुल मासिर लिखी है भाई। उसके बाद मिन्हाज उस सिराज की बात करें तो तबाक़त नसीरी, मिन्हाज उस सिराज ने लिखी तबाक़त नसीरी। यहिया बिन अहमद ने लिखी कौन सी पुस्तक? बहुत ही फेमस, तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। ज़ियाउद्दीन बरनी ने कौन सी किताब लिखी है भाई? ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखी आपकी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और हसन निजामी की बात करें तो ताजुल मासिर हो गई, मिन्हाज उस सिराज की तबाक़त नसीरी, यहिया बिन अहमद की तारीख़ मुबारक शाही। अगले में फिर हम लोगों को मैच करना है तारीख़ हिंद, तारीख़ दिल्ली, रेहाला, ताबक़त नशीरी। तो अभी ऊपर से आपको पता चला तबाक़त नशीरी, मिन्हाज उस सिराज। डी में 2 देख लो कहाँ पे दिख रहा है, डी में 2, 1 में दिख रहा है, एलिमिनेशन ट्रिक से यही आंसर हो गई। रेहाला भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ, इब्न बतूता ने लिखी थी भाई। रेहाला किसने लिखी थी? इब्न बतूता। तारीख़ हिंद लिखने वाला था अलबरूनी। कौन था तारीख़ हिंद लिखने वाला? अलबरूनी। और वहीं तारीख़ दिल्ली की बात करें तो आमिर खुसरो हो जाएगा। तारीख़ दिल्ली आमिर खुसरो। अगला कह रहे हैं संगीत यंत्र तबला, इसका प्रचलन किसने किया था? तबले का प्रचलन आमिर खुसरो ही ने करा था। तो कई सारे फैक्ट देखिए आमिर खुसरो के आपको पता चले। आप एक काम करिए, कॉपी में ऐसे लिखिए आमिर खुसरो, और उसके जितने फैक्ट पता चले हैं, तबला है ना, तोता हिंद, एटा में जन्म, खड़ी बोली का जनक, ये सब ऐसे नोट कर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा भाई? क्या बोला? कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो यह है राणा कुंभा, जो कीर्ति स्तंभ भी इन्होंने ही बनवाया, राणा कुंभा, ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे भाई, खुद के संस्मरण लिखने वाला कौन सुल्तान था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, है ना, इतिहास लिखवाना चाह रहा था खुद ही। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो भाई आपको पता है ना, चौगान, यही पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में मृत्यु भी हुई थी। तो ये तुर्को ही ने करा था, ये टर्क थे ना। चलो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं किसने क्या निर्माण करा है, उसी के बारे में पूछ रहा है। जैसे सबसे पहले फ़िरोज़ तुगलक, इसने क्या बनवाया भाई? नहरों का निर्माण करा फ़िरोज़ तुगलक ने। बलबन ने क्या करा? नौरोज़ त्यौहार चला दिया भाई बलबन ने। अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत चलाई भाई। और जहांगीर ने सर थॉमस, मतलब जहांगीर के कोर्ट में आया था सर थॉमस रो। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्न यात्रियों को उनके अनुक्रम क्या है भाई, ये बताना है, ठीक है। ये यात्री वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं। इब्न बतूता, ट्रेवेनियर, अलबरूनी और मनूची, ये लोग भी। अब देखिए जो सब पूछता नहीं, ये हम अपनी लिस्टिंग में ऑलरेडी सब देते हैं। ये देखिए इस टाइप की लिस्टिंग, तभी हम कहते हैं अगर आप लिस्टिंग लेंगे ना हमारी, मतलब सिलेक्शन मटेरियल यही होता है। देखिए सारे पुस्तक, उनके लेखक जो भी अब एग्ज़ाम में पूछे जाने, देखिए सब दिए हुए हैं इसमें। अब ये जो सारे देखो, इब्न अलबरूनी, मनूची, इब्न बतूता, ट्रेवेनियर, ये सब देखो जो पूछता है वो ऑलरेडी हम प्रोवाइड करते हैं कि अलबरूनी 1000 में आया भाई, किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के शासनकाल में। मनूची 1653-1758 के बीच में आया, है ना। इटली का यात्री था भाई, किसका यात्री था? इटली का यात्री था। इब्न बतूता
1333-74 मोरक्को का यात्री था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री था भाई, 1638 में आता है। ये कब आता है? 1638 में आता है ना। तो ये सब आपको दिया जाता है। अगर आप ये लिस्टिंग लेना चाहते हैं, हमारा सिलेक्शन मटेरियल शानदार सिलेक्शन मटेरियल है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया, इसको आप कर लीजिए। दस्तार बंधन कौन कहलाते थे भाई? किसको दस्तार बंधन कहा जाता था? तो जो उलेमा होते थे, उलेमा, उनको दस्तार बंदान कहा जाता था। उलेमास को क्या कहते थे? दस्तार बंदान। अब फिर से इसमें जो भारत में विभिन्न समय पर राज्य आए उनका सही बताना है, जैसे शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, रज़िया सुल्तान। काफ़ी आसान है, आपको ये तो पता ही होगा भाई। 1236 से 1240 रज़िया सुल्तान रहती हैं। अलाउद्दीन खिलजी का भी आपको पता होगा भाई, मतलब 1296 से 1316 ये अलाउद्दीन खिलजी का रहता है भाई। और अकबर का तो बच्चे बच्चे को पता होगा भाई, 1556 से 1605। शेरशाह का टाइम पीरियड भाई 1540 से 45 रहता है। शेरशाह का कब रहता है? 1540 से 45 रहता है, ठीक है। तो आप क्रोनोलॉजी अपने देख लीजिए इस हिसाब से। अब फिर से देखो, क्रोनोलॉजी पे बेस सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, नहीं, जो दौलताबाद में शिफ्ट करता है दिल्ली से। अफगान षड्यंत्र कब होता है? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब होती है? तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो आपको ये तो पता ही होगा, मुझे लगता है हर बच्चे को भाई, 1192 में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या भी पता होगी, जब ये राजा बनता है 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। और राजधानी स्थानांतरण भी पता होगा, 1327 में करता है। अगर नहीं पता है तो याद रख लो, कब करता है? 1327 में दिल्ली से दौलताबाद करता है। और अफगान षड्यंत्र ये 1325 में होता है गयासुद्दीन तुगलक के साथ, है ना। तो ये आप क्रोनोलॉजी देख सकते हो, फिर से मैच कर लो भाई। 4 पहले आएगा यहाँ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। अगला कह रहा है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? जैसे मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी और शायन। कौन इसमें से जैन धर्म का अनुयायी था, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। कौन थे? हेमचंद्र सूरी। तो इस टाइप का भी सवाल देखो, बहुत ज़्यादा डीप में भी आ जाता है। ये लड्डू सवाल है भाई, सबको पता है। तराइन का युद्ध 1192, कलिंग का युद्ध 261, प्लासी का युद्ध 1576 में होता है क्या? नहीं, 1757, हल्दी घाटी का 1576। ये बच्चे बच्चे को पता होगा। अब ये बताओ, अब अकबर, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह, किसने क्या चलाया? तो एक बहुत ही आसान मैं बताऊं, जैसे शेरशाह सूरी, इसने सड़क बनवाई थी बंगाल से पूरा लाहौर को, पूरा आगरा वागरा सब, सड़क आजम कहते। तो डी में ए कहाँ दिख रहा है? डी में एक, ये देख लो, ये देखो, आंसर बी हो गया भाई। एक सेकेंड, आंसर क्या हो गया? बी हो गया इसका। यानी अकबर आईने दहशाला कहते थे, नाम भी याद रख लो। अकबर को क्या कहते थे? आईने दहशाला। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा चलाई थी भाई, मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा, अभी ऊपर पढ़ चुके हम लोग, देखिए। इल्तुतमिश को क्या कहते थे भाई? अगर इल्तुतमिश का पूछ ले तो इल्तुतमिश को चहलगानी अमीर बोला जाता था, ठीक है। तो हो गया याद, इंपॉर्टेंट था, याद रख लेना। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी खेती नहीं करता था? गेहूँ, जौ, चावल, मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्का की खेती नहीं करता था 13-14 सेंचुरी में, ठीक है। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किए गए थे भाई। जौनपुर को किसकी स्मृति में स्थापित करा गया था भाई? ये तो सवाल आपको पता ही होगा। जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं। तो ये करी थी, देखिए किसने भाई? मोहम्मद तुगलक की याद में करी थी। मोहम्मद तुगलक की याद में किसने करी थी? अगर ये पूछ ले तो फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने करी अपने मोहम्मद तुगलक भाई की याद में, ठीक है। जैसे अगले में पूछ भी लिया, जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह तुर्की या सिकंदर लोदी। तो जौनपुर की स्थापना करी फिरोज शाह तुगलक। किसने करी? फिरोज शाह तुगलक। किसके लिए करी? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज ना होना, हो सकता भूल जाओ आप। अगर ये दो ऑप्शन दे दे, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए याद रखना, जौनपुर की स्थापना करी फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद। अगला कह रहा है, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? इनमें से किसे पूर्व का सिराज कहते हैं? आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी? तो जौनपुर को ही कहते हैं पूर्व का सिराज, ठीक है। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? अगेन देखो, घुमा घुमा के पूछता है एक ही तरह के सवाल। जौनपुर, है ना। तो ये टाइप के सवाल फिर से आ सकते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था भाई? तो जौनपुर का अंतिम शासक था हुसैन शाह। ये भी याद रख लो, नोट कर लो कि जौनपुर की स्थापना किसने करी, अंतिम शासक कौन था, और भारत का सिराज भी कहते हैं, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करी, और हुसैन शाह इसका अंतिम शासक था। अगला प्रश्न कह रहा है, बहमानी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? बहमानी किंगडम की स्थापना 1336, 38, 37 या 61? तो देखिए, आपको अगर पता हो, बहमानी राज्य की स्थापना हसन गंगू नाम से भी जाना जाता है, अलाउद्दीन बहमान शाह को, अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1347 में, हसन गंगू भी नाम से इसको जानते हैं, ठीक है।
अगला कह रहा है दक्षिण में बहमानी राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं, तो अभी बताया हसन गंगू। कौन है, हसन गंगू 1347, रट लो हसन गंगू 1347, ठीक है। बहमानी राज्य स्थापित कब हुआ भाई, तो 14वीं सदी में हो गया भाई। कब हो गया, 14वीं सदी में हो गया। अब ये मैचिंग करनी है आपको, इसमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है। जैसे आदिल शाही, आदिल शाही ने क्या बनाया था भाई, बीजापुर आदिल शाही। कुतुब शाही का जो निर्माण है गोलकुंडा में है। निजाम शाही की बात करें अगर, किसकी, निजाम शाही की, तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, इसकी स्थापना अहमदनगर हो गया। और शर्की शाही हो गया जौनपुर, शर्की शाही जौनपुर, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह युग जो सही है, सही सुमेलित नहीं उसको बताना है। जैसे बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाही अहमदनगर। तो यहाँ पे देखिए, बाज बहादुर ने मालवा की स्थापना करी, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, सही है, नोट कर तो इसको याद रखना। अहमदनगर की स्थापना दोस्तों अहमद निजाम शाह ने करी थी। किसने, अहमद निजाम शाह, नाम याद रखना, अहमद निजाम शाह। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। काकत्या इसकी राजधानी दी है देवगिरी, होयशाला की द्वार समुद्र, यादव की वरंगल और पांड्या की मदुरई। तो इसमें कौन सा सही होगा। देखिए होयशाल की राजधानी द्वार समुद्र थी, ये आप याद कर लो सबसे पहले, ये तो बिल्कुल सही है। काकत्या की राजधानी जो थी वो वरंगल थी, काकत्या की क्या थी, वरंगल, ठीक है, पहली चीज़। यादव लोगों की जो मतलब यादवास जो थे उनकी थी आपकी देवगिरी, यादवास की देवगिरी थी। पांड्यास की क्या थी भाई, पांड्यास की वैसे मदुरई है, पांड्यास की भी ठीक ही है क्योंकि पांड्यास की कैपिटल तो मदुरई थी। तो यहाँ पे तो वैसे दोनों सही हो जाते हैं। जैसे अगले में द्वार समुद्र किसकी राजवंश की राजधानी थी पूछ रहा है, तो अभी बताया मैंने द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, होयसाल राजवंश की राजधानी थी, है ना। काकत्या की वरंगल हो जाएगी भाई। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र, वर्तमान नाम क्या है भाई इसका द्वार समुद्र का, हेलबेट, है ना। जो वर्तमान नाम है हेलबेट, क्या नाम है, हेलबेट नाम है इसका, कर्नाटका में पड़ता है ये, ठीक है। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे भाई, पूछ रहा अगले प्रश्न में, दक्षिण भारत के पोलीगार। तो ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, है ना। जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, क्षेत्रीय प्रशासन होता था, उनको बोलते थे पोलीगार्स, ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था भाई, किसके द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, अलवर संतों द्वारा। अलवर के जो संत थे उन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने, अलवर संत, अलवर संत, अलवर संत, ठीक है। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म भाई कब होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो शुभारंभ करा था अलवर संतों ने, और इसका जो आरंभ होता है 15वीं-16वीं शताब्दी में होता है, ठीक है, 15-16 सेंचुरी में। अगला कह रहे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति ना पूछो। ये कथन किसका था, ये बहुत फेमस कथन था, किसका भाई, रामानंद का। तो इस टाइप का प्रश्न याद रख लो, इस टाइम बटेंगे कटेंगे टाइप की चीज़ें चल रही, तो पूछ भी सकता है, क्योंकि अभी फ्रेज किसी ने यूज़ भी करा था एडिटोरियल में कि किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति ना पूछो, ये रामानंद का कहना था, ठीक है। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया है किसने, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया इसमें, तो इसने बनाया शंकर देव जी ने। किसने, शंकर देव जी को इसका क्रेडिट जाता है। अगला कह रहा है असम व कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, असम और कूच बिहार में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पता होंगे, तो इनको मैं चाहूँगा कि आप नोट करें, है ना। असम और कूच बिहार में भी वैष्णव धर्म को शंकर देव ने करा था, तो शंकर देव वैष्णविस्ट थे, वैष्णव धर्म का प्रचारक माना जाता है इनको, ठीक है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किससे संबंधित थे, तो अभी बताया, वैष्णव धर्म से या वैष्णव संप्रदाय से, ठीक है, याद रखिएगा, शंकर देव वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय मत कर देना, नाम है शंकर देव, है वैष्णव संप्रदाय से। रामानुजाचार्य जो थे वो किससे संबंधित थे, रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैतवाद थे, किससे थे, विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, नोट करिए, ये आप भूलेंगे, तो जो क्वेश्चन भूले उनके नोट बना लीजिए, उन्हीं को याद कर लीजिए, क्योंकि जो याद है वो तो याद ही रहेंगे। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था भाई, शुद्ध अद्वैतवाद, क्या नाम है, शुद्ध अद्वैतवाद, तो ये वल्लभाचार्य जी ने करा था, किसने करा था, वल्लभाचार्य जी ने। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है आपको, तो इसको आप नोट भी कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की चीज़ें पूछ लेता है। तो सबसे पहले अगर मैं किसकी बात करूँ, अद्वैतवाद की बात कर लूँ, किसकी, अद्वैतवाद। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए हमने अपनी लिस्टिंग में दिया था, ठीक है। शंकराचार्य की बात करें, शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद से संबंधित है, किससे, अद्वैतवाद से। रामानुजाचार्य की बात करें अगर, तो विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य क्या हो गया, विशिष्ट द्वैतवाद। निम्बकाचार्य, ये नोट कर लीजिए आप, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। निम्बकाचार्य की बात करें अगर, निम्बकाचार्य किससे हो गए, द्वैता द्वैतवाद, किससे, द्वैता द्वैतवाद से, ठीक है। ऐसे माधवाचार्य ये किससे थे भाई, ये थे द्वैतवाद भी कह सकते हो या स्पष्ट द्वैतवाद भी कह सकते हो, ठीक है।
और अगर फिल्टर करना है तो देखिए इसकी और लिस्टिंग मिल जाएगी। जैसे माधवाचार्य किससे थे, इस द्वैतवाद हो गए, है ना। वल्लभाचार्य की बात करें, शुद्ध अद्वैत मत हो गए। और ऐसे ही अगर शंकराचार्य की बात करें तो ये भी अद्वैतवाद हो गए। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद हो गए। निम्बकाचार्य क्या हो गए भाई, द्वैताद्वैत मत हो गए, ठीक है। तो ये लिस्टिंग आप परचेज भी कर सकते हैं हमारे इन नंबरों से। तो इसमें से सही क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। कबीर किसके शिष्य थे बता रहा है, चैतन्य, रामानंद, रामानुजन या तुकाराम। तो कबीर जी किसके शिष्य थे भाई, रामानंद के शिष्य थे। किसके थे, रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद, रामानंद, रामानंद। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था, कह रहा है। कुंभनदास, रामानंद, रैदास या तुलसीदास। ऐसे ही दोस्तों मतलब इसका सही उत्तर जो है रामानंद हो जाएगा, ठीक है। और तुलसीदास का चित्रकूट माना जाता है, इसमें डिस्प्यूट भी बहुत चलता है। रैदास का वाराणसी माना जाता है। कुंभनदास का मथुरा के पास माना जाता है। मूलक दास एक संत कवि थे भाई। जो मलूक दास थे वो संत कवि थे, कहाँ के, आगरा, अयोध्या, काशी या कड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा कड़ा, प्रयाग के निकट, ठीक है। अब ये संत है, इनका कलानुक्रम बताना भाई। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, कौन सा सही है इसमें। तो एक एक करके अगर देखें तो कबीर की अगर बात करें तो इनका 1440 से 1518 के आसपास रहता है टाइम पीरियड भाई। गुरु नानक जी का 1469 से 1539 रहता है। चैतन्य प्रभु की बात करें तो इनका 1486 में जन्म होता है। मीराबाई काफ़ी मतलब आसपास की ही है, 1498 में होता है भाई। तो इसके हिसाब से सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, 559 का। तो सही उत्तर हो जाएगा ये पहला, है ना, 1440, फिर 69, 86, 98, ठीक है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था भाई। तो रामानुज के अनुयायी जो होते थे वो वैष्णव धर्म के थे। किसके थे, वैष्णव धर्म के। तो जो रामानुज के अनुयायी थे वो वैष्णव कहा जाता था। अगला कह रहा है कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था भाई, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, ननकाना, है ना, यहाँ पे है। कब हुआ था इनका जन्म, अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो 1469 में हुआ था, और मृत्यु 1539 में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, ननकाना जो कि अब पाकिस्तान में है। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब देखिए इस टाइम किसका शासनकाल था भारत में, आसान हो गया, सिकंदर लोदी का शासनकाल था भाई। क्योंकि सिकंदर लोदी का भाई टाइम पीरियड क्या है, यही था, 1489 से 1517 के बीच में था। इसी समय गुरु नानक जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना करी थी, ठीक है। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने करी, कब करी, सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में करी, ठीक है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। मीराबाई समकालीन थी भाई किसके, मीराबाई किसके समकालीन थी, गुरु नानक जी के समकालीन थी, गिवन ऑप्शंस में। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य। तो इस्लाम से कौन प्रभावित था, नामदेव जी, है ना, ये इस्लाम से थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से। किससे हैं, वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किसके समकालीन थे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन। तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर जहांगीर, अकबर जहांगीर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वरकारी संप्रदाय का संत था, वरकारी संप्रदाय का संत। ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, आपको रटना ही पड़ेगा इसको। नामदेव जी थे, वरकारी संप्रदाय के थे, वरकारी संप्रदाय। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया किसने, जो चिश्तिया सूफी मत था उसको स्थापित करने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन। प्लीज़ इसको याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ है बता सकते हो कमेंट में, बताइए इनकी दरगाह कहाँ है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे भाई, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, कौन अजमेर में बस गए थे, तो इनकी दरगाह भी है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। ये सवाल इस साल आएगा जरूर, देखा आपने ना, अजमेर में जो मस्जिद है उसको लेके भी विवाद चालू हो गया है। तो कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक माना जाता है, तो ख्वाजा अबू अब्दाल। नोट कर लो और 10 बार रटो इसको, ख्वाजा अबू अब्दाल, अबू अब्दाल, अबू अब्दाल, ख्वाजा अबू अब्दाल, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य किसके थे भाई, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हरूनी के। ये तो कहीं भी नोट ही कर लो प्लीज़, इन्हीं की दरगाह पे, क्योंकि थोड़ा विवाद चल रहा है। ख्वाजा उस्मान हरूनी जो थे वो किसके शिष्य थे भाई, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये किसके शिष्य थे भाई, शेख निजामुद्दीन औलिया ये बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके थे, बाबा फरीद के। प्लीज़ सूफी संतों में यही नोट कर लो, इन्हीं में से सवाल मिल जाएगा आपको 100%। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के, बाबा फरीद के, बाबा फरीद के। और मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, उस्मान रहमानी के। नोट कर लो इसको, और ये बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे भाई, निजामुद्दीन
औलिया की दरगाह कहाँ पे बनी हुई है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे इनकी दरगाह, निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है। किसे भारत का शादी कहा गया है भाई, भारत का शादी किसको बोला गया है, अमीर हसन को भारत का शादी कहा गया, अमीर हसन को भारत का शादी। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है भाई, महबूब ए इलाही किस सूफी संत को कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं, महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था भाई, है ना, ऐसा कौन था भाई, 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो इसे निजामुद्दीन औलिया जी। कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। देखिए दोस्तों, थक गए हो, ब्रेक लो, पानी पियो, खाओ पियो, जो भी करना है करो, पर रटते रहो, लर्न करते रहो, इसको बहुत ज़रूरी है लर्न करना, है ना। सवाल बहुत आते हैं, 6 से 7 सवाल, 8 सवाल मध्यकालीन भारत से आने लगे, तो प्लीज़ रेस्ट ले लेके पढ़ो, पर पढ़ो जरूर, पेपर बहुत करीब है। निम्नलिखित में से किस संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया भाई, है ना, किस संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ तक में डाला गया है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है, फरीदुद्दीन गंजे शंकर, फरीदुद्दीन गंजे शंकर, फरीदुद्दीन गंजे शंकर। नोट कर लो, नहीं तो भूल जाओगे भाई, है ना। चलो, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान करी गई है, शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई है, शेख सलीम चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को क्या पदवी दी गई है, शेख उल हिंद, है ना, तो शेख शेख से कर भी सकते हो। अब इनको मैचिंग करनी है भाई आप में, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, ये कौन से संप्रदाय से, चिश्तिया हो गया भाई। शेख अहमद शरहिंदी, ये नक्शबंदिया हो गया, नक्शबंदिया। दारा शिकोह की बात करें अगर, तो ये हो गया कादिरिया, दारा शिकोह क्या हो गया, कादिरिया संप्रदाय। और शेख शहाबुद्दीन, कौन सा, शेख शहाबुद्दीन, तो ये हो गया सुरहावर्दी, क्या हो गया, सुरहावर्दिया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत है भाई, ये बताना है, रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रस खान। सूफी संत कौन था, सूफी संत, तो सूफी संत तो एक निजामुद्दीन औलिया थे, मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये 2 सूफी संत थे, ये 2 कौन से थे, सूफी संत थे, क्योंकि रहीम और रस खान ये भक्ति काल के कवि थे, है ना, सूफी संत ही थे। आपने सुना होगा ना, रहीम के 2, रस खान, ये सब कवि थे। अगला कह रहा है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध रहता था भाई, संगीत के विरुद्ध जो था वो नक्शबंदिया जो थे, कौन से, नक्शबंदिया। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, शेख अहमद शरहिंदी, ये लोग जो थे संगीत के विरुद्ध रहते थे, नक्शबंदिया। एक नाम है शेख सरहिंदी, नक्शबंदिया, ठीक है। ये सूफीवाद सिलसिला संगीत के विरुद्ध रहता था। अगला कह रहा है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, कृष्ण को औलिया के रूप में माना किसने, शाह मोहम्मद गौस ने, किसने माना, शाह मोहम्मद गौस। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है भाई, किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, तो उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है भाई, उलेमास का। बार हमासा की रचना किसने की थी भाई, बार हमासा की रचना, इसको किसने करा, मलिक मोहम्मद जायसी, किसने करा बार हमासा की रचना, मलिक मोहम्मद जायसी ने करा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है भाई, कहाँ पे है ये कहाँ पे मेला लगता है, देवा शरीफ, किसका, संत हाजी वारिस अली शाह, ठीक है। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं भाई, ईसाइयों में जो गुड फ्राइडे, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, क्या करा गया था, सूली पर चढ़ाया गया था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे भाई, ये हम लोग अभी ऊपर ही कर चुके हैं, ये तुर्क थे ना, कौन थे, तुर्क थे, ठीक है। अगला, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था, सर ए पुल, कौन सा युद्ध है भाई, सरे पुल का युद्ध, तो किसने पराजित किया था, शैबानी खान ने सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था। और ये समय पूछ लिया अगर तो 1501 में बता देना, 1501 में होता है। नोट कर लो, इस टाइप के ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, अगर आप पैटर्न देखे हो गए ना, सरे पुल का युद्ध, पानीपत का ये प्रथम युद्ध, अब ये सब बहुत ओल्ड फैशन हो गए, ये सब आप जानते हो, अब कहाँ ये सब सवाल आते हैं ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बच्चे को पता है भाई, समय कमेंट में बताओ आप, बहुत आसान है। पानीपत के तो तीनों युद्ध हर बच्चे को पता होगा यार ये तो। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो सबसे पहले तोपों का उपयोग बाबर नहीं करा था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था भाई, बाबर की वीरता, तोप खाना, इब्राहिम की दुर्बलता, कुशल सेना नायक, तोप खाना। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था, तो भैया आंसर क्या हो गया, 1526, पानीपत की लड़ाई 1526, पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। ये बैटल चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी नहीं है। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है आपको ये बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बिल्कुल सही। फिर खानवा का युद्ध कब हुआ भाई, 1527
बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध किसके हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ भाई। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच में होता है भाई, बाबर और अफगान के बीच में होता है। और वहीं चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं 1528 में होता है, बाबर और मदीनी राय जो राजपूत रूलर होते हैं, ठीक है। तो पानीपत बाबर और सिकंदर लोदी। खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा 27 में। 28 में होता है चंदेरी का युद्ध बाबर और मदीनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और अफगान के बीच में। अगला कह रहा है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी भाई? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो बाबर ने जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने क्या कर दिया था? जिहाद की घोषणा कर दी थी। और ये हुई कब भाई? अभी बताई मैंने 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी? तो खानवा का युद्ध 1527। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में बाबर ने हराया वो कौन था भाई? कौन थे? राणा सांगा हो गए। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि कब धारण करी थी? पादशाह की उपाधि काबुल में, ठीक है। कहाँ धारण करी थी पादशाह की उपाधि? काबुल में। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने तो मेवाड़ का उल्लेख करा है बाबरनामा में। किसका? मेवाड़ का। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था भाई? जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद है तो मीर बाकी ने कराया था बाबरी मस्जिद का निर्माण, मीर बाकी। निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था। हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था, उसे बताना है। तो देखो हुमायूं के जो 3 भाई थे, एक तो कामरान था भाई, और अस्करी था, हिंदल था, उस्मान नहीं था, ठीक है। जो बाबर के 4 पुत्र थे जिसमें से कामरान, अस्करी, हिंदल, हुमायूं ये थे, ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, उनका सही क्रम बताना भाई। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए 1539 में अगर बात करें तो चौसा का युद्ध होता है 1539 में। किसका युद्ध होता है? चौसा का। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। कन्नौज के युद्ध की बात करें जिसको बेलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है भाई, 1540 में होता है। सरहिंद के युद्ध की बात करें अगर 1555 में सरहिंद का युद्ध होगा। अच्छा देवरा रह गया, ये 1531 में होता है, ठीक है। देवरा का युद्ध कब होता है? 1531। तो इसका आप देख सकते हो सही क्रोनोलॉजी आप बना लो, क्या हो जाएगी भाई इसकी सही क्रोनोलॉजी? तो हो गया आपका डी हो जाएगा भाई। देवरा हुआ पहले 1531, और फिर आपका चौसा हो जाएगा 1539, कन्नौज या बिलग्राम जिसको बोलते हैं 1540, सरहिंद 1555। नोट कर लो इसको, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। इनमें कह रहा है निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, लोधी या शेरशाह? तो इनमें तो शेरशाह था, नहीं तो फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षित था। इसमें ऑप्शन में शेरशाह सही आंसर होगा। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की जो दर थी वो क्या थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तांबे का दाम चांदी के रुपए की विनिमय दर थी 64:1। क्या थी? 64:1, 64:1, ठीक है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ होती भाई? शेरशाह की मृत्यु कहाँ होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? कलिंजर में होती है इसकी मृत्यु। शेरशाह की मृत्यु कहाँ होती? कलिंजर में। और इसका मकबरा कहाँ है भाई शेरशाह का? बिहार के सासाराम में है ना, ये भी याद रखना। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासन से संबद्ध करेंगे? तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? शेरशाह के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? शेरशाह के बारे में बात कर रहा है। अच्छा ये कथन क्यों कहा गया था? ये एक्चुअली में क्या होता है 1543 में जो मारवाड़ के सुमेल गांव में मालदेव की सेना थी, एक मालदेव राजा थे, उनकी सेना छोटी थी भाई, 30-40 हज़ार 50,000 सैनिक, इनकी विशाल सेना थी, उससे युद्ध हुआ था। तो ये हारते हारते बचा था, छल कपट जानते हुए लोग तो करते ही थे, छल कपट से जीत गया था। तभी आखिरी अब में आते वक्त कहता कि भाई अच्छा हुआ बच गए, खैर हुई, वरना मुट्ठी और बाजरे के चक्कर में हिंदुस्तान की सल्तनत ही मैं खो देता है ना। तो मतलब कि छोटा सा प्रदेश था उसको कब्जा करने के चक्कर में। और शेरशाह आपको पता भी होगा बाबर का जो पुत्र हुमायूं, उसको भी हराकर दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, 5 साल तक हुमायूं गायब हो जाता है, फिर आता है, फिर अपनी जो है सारा साम्राज्य वापस लेता है। तो ये शेरशाह के लिए फेमस कथन है। अगले में पूछ रहा था कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो भी मैंने बताया सासाराम दिल्ली में है। शेरशाह को कहाँ कब दफनाया गया भाई? सासाराम दिल्ली में है ना, मृत्यु तो कलिंजर में होती है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया था भाई? जो वर्तमान पुराना किला है उसका जो प्रेजेंट में आप देख रहे हो, तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू करी थी? कृषकों की सहायता के लिए है ना, पट्टा और कबूलियत, तो ये व्यवस्था शुरू करने वाला भी शेरशाह सूरी था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया था वे कौन थे? है ना, वैवाहिक संबंध स्थापित करे तो वो कछवाहा थे, ये आपको याद रखना है, कछवाहों से, ठीक है। किससे? कछवाहों से।
अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, तो वही कछवाहा। ठीक है। अगला, किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो काफ़ी में फेमस है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और ये है कहाँ पे भाई? अजमेर में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था भाई? अदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर या पीर मोहम्मद को? तो अकबर ने अपने हाथों से मारा था अदम खां को। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? मेवाड़। ठीक है, मेवाड़। अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे भाई? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था या सामाजिक सुधार? तो ये चारों ही सही भाई। मनसबदारी प्रथा भी लाया था, धार्मिक नीतियां भी इसकी थी, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रबुद्ध निरंकुश अकबर को कहते थे। किसको? अकबर को। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, मतलब बच्चे बच्चे ना जन सकती हो। तो यह अकबर का कहना था। अकबर समकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पे आधारित थी? तो अभी बताया ना, मनसबदारी व्यवस्था इसने चलाई थी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्ज दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भाई? तो इसका सही आंसर क्या है? मुजफ्फर खां तुर्बती। मुजफ्फर खां तुर्बती। टोडारमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी भाई, जो अकबर के शासनकाल में था? टोडारमल। तो ये बड़ा प्रचलित था भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करने के लिए। ठीक है। टोडारमल किससे संबंधित था भाई? मालगुजारी सुधार, साहित्य, संगीत या कानून? तो अगेन क्या आंसर हो गया? मालगुजारी सुधार। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर एक कड़ी रहा था भाई? तो यही अगेन आंसर क्या हो गया? टोडारमल। ठीक है। अगला कह रहा है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल नीति। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, सुलह कुल नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने। वो किस पर आधारित थी सुलह कुल नीति? तो ये आधारित थी राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता पे, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सुलह कुल का मतलब क्या है? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था भाई? तो जौनपुर से फतवा किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जारी हुआ था? अकबर के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। क्यों बनवाया? उसका क्या कारण है भाई? क्योंकि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। क्या ये बात सही है? तो ये बात तो गलत है भाई। गुजरात विजय करता ही इसलिए बनवाता ही फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि कारण गलत है। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था भाई? तो बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो ये तो पता होगा आपको, ये भी पता होगा भाई, जामा मस्जिद भी पता होगी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? ये बनवाया आपके अकबर ने ना। जामा मस्जिद आपको पता है भाई, शाहजहाँ। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजमहल शाहजहाँ। अगला कह रहा है फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित कराया था भाई? फतेहपुर सिकरी में मोती महल, पंचमहल, रंग महल या हीरा महल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचमहल बनवाया था फतेहपुर सिकरी में अकबर ने। ठीक है, पंचमहल फतेहपुर सिकरी। 629 कह रहा है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई? सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद या फतेहपुर सिकरी? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ पे? सिकंदरा में। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? ये बताना है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद या लाहौर का किला? तो बहुत ही आसान हो गया दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। अब इसको मैच करना है भाई। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, किसका मकबरा कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट भी है ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाबर के मकबरे की बात करें तो इसका मकबरा तो काबुल में है भाई। ठीक है, बाबर का मकबरा अफगानिस्तान में है, काबुल में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ पे अकबर का मकबरा? सिकंदरा में है भाई। जहांगीर के मकबरे की बात करें तो ये कहाँ पे है? लाहौर में हो जाएगा। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में। शाहजहाँ का कहाँ है? आगरा। ये दो जरूर याद रखना। एक ये बाबर का, क्योंकि बाबर का भाई अफगानिस्तान में है, और ऐसे जहांगीर इसका लाहौर में है ना। ये दो जरूर पूछे जाते हैं कि किसका भारत में नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था भाई? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करा था? अब्दुल कादरी बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादरी बदायूनी। अगला कह रहा महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या था भाई? करा तो किसने? अब्दुल कादरी बदायूनी ने। इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था अनवार सुहेली। क्या था? अनवार सुहेली। अनवार सुहेली याद रखना। क्या शीर्षक था? अनवार सुहेली। और अनुवाद करा किसने भाई? अब्दुल कादरी बदायूनी। ठीक है। अगला कह रहा है किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो महाभारत और रामायण का भी इसने करा अब्दुल कादरी बदायूनी ने। मतलब महाभारत का भी इसने करा और रामायण का भी इसी ने करा।
सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? मोहम्मद हुसैन को दी थी जरी कलम की उपाधि। जैन साधु अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे सदगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह कौन था भाई? तो ये था हरिविजय सूरी। ठीक है, अकबर के दरबार में था हरिविजय सूरी, जिसको जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया था? तो उपाधि दी जगत गुरु हरिविजय सूरी। प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिविजय सूरी जैन आचार्य थे अकबर के दरबार में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का प्रथम समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो इंग्लैंड की रानी की बात कर रहे हैं। तो 1600 में जब कंपनी बनी थी और 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल था, तो ये हो जाएगा। अगले में कह रहा है अकबर के शासनकाल में इन घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। ठीक है, तो जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। तो देखिए, जजिया कर की समाप्ति 1564 में सबसे पहले करता है, दोबारा लगाता है, फिर हटाता है 1580 के आसपास, बट पहले हटाता है यही। इबादत खाने का निर्माण ये करता है 1575 में। अब ये इबादत खाना क्या था भाई? धार्मिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये हर धर्म की बातें सुनना चाहता था, इसको इंटरेस्ट रहता था, तो इसलिए इबादत खाना बनाता है। मजहर पर हस्ताक्षर करता है 1589 में। मजहर क्या था भाई? मजहर एक तरह से जो धार्मिक वैचारिक विवादों को निपटाने के लिए एक मध्यस्थता का काम करने के लिए इसने शुरू करा था। ठीक है, और दीन इलाही की स्थापना 1582 में कर दी। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 सही है भाई, इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला कह रहा है मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? दोस्तों ये बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए, 1615 ईस्वी में, अगर आपको पता हो, जो मुगल बादशाह जहांगीर, कौन था? मुगल बादशाह जहांगीर, और मेवाड़ के जो राणा थे अमर सिंह, मेवाड़ के राणा अमर सिंह, ये भी याद रख लो अगर पूछ ले। जहांगीर और अमर सिंह के बीच में चित्तौड़ की संधि सांध हुई थी 1615। कब हुई चित्तौड़ की संधि? 1615, जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। अगला देखते हैं, कह रहे हैं मुगल वंशधारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, ये बताना है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे भाई, जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे भाई, ये तो गलती हो गया। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये ठीक है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये गलत है। इसमें से पहला और तीसरा सही। तो आप ये देख सकते हो, मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसको मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहते थे। अरबी भाषा के शब्द मनसिब से मनसब बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता था? एक तरह से श्रेणी है ना, पद क्या होता था उसके हिसाब से मनसब सेट करते थे। एक एकल सेवा थी ये, है ना। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और इसका जो आवंटन है वो आनुवंशिक आधार पर ना होकर योग्यता के आधार पर होता था। देखो, है ना, तो ऐसे सवाल आपको दिए जाते हैं, ऐसे मतलब लिस्टिंग हम देते हैं आपको, देखिए ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं ना, जो ज़रूरी है। आनुवंशिकता के आधार पर ना होकर योग्यता आपकी होगी तो उस हिसाब से मिलेगा। और मनसबदार नियुक्त करने की याचिका तजवीज़ कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तजवीज़। ये भी पूछ सकता है आपसे। और इसमें देखिए श्रेणियाँ भी थी भाई, 3 श्रेणी थी। प्रथम श्रेणी में इतना 5,000 से जात रहते थे, 5,000 से 3,000, है ना, 3 श्रेणियाँ थी ये। और वहीं नगद वेतन प्राप्त करने वाले मनसबदार नकदी कहलाते थे, है ना। तो ये चीज़ें थी आपकी, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा मुगलों एवं मेवाड़ के राणा मध्य चित्तौड़ की संधि, अभी मैंने बताई हुई अभी, जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में चित्तौड़ की संधि हुई थी भाई। कब हुई थी पूछ ले तो 1615 में हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसको भेजा था? तो आपको पता होगा, कैप्टन हॉकिंस आया था भाई। और समय पूछ ले तो समय भी बता देना भाई, 1609 में आया था। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था? तो अभी बताया ना, विलियम हॉकिंस 1609 में जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी किसको? यही विलियम हॉकिंस को, क्योंकि बहुत अच्छी ये जो है, जो इनके मुगल मतलब भाषा थी अरबिक वगैरह, बहुत अच्छी बोल लेता था, इसलिए उसको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था भाई? जहांगीर ने थॉमस रो को तो अजमेर में मिलने का अवसर दिया था, थॉमस रो को अजमेर। ठीक है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वो कौन है भाई? तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, इसने जहांगीर के शासनकाल का विवरण दिया है। अगला कह रहा है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी भाई? तो अगेन कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में यात्रा करी थी और इसने मूल्यवान वृतांत भी दिए, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। अगला कह रहा है किसका मकबरा भारत के बाहर है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह और जहांगीर। तो देखिए, हुमायूं का दिल्ली में है, औरंगजेब का औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जहांदार शाह का भी दिल्ली में ही है। ऐसा कहा जाता है हुमायूं के मकबरे में इसको दफनाया गया।
जहांगीर का कहाँ है भाई? ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है ना, लाहौर का जो है पाकिस्तान, वहाँ पे मिलेगा आपको, लाहौर में, तो जहांगीर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जामा की पदवी दी थी? नादिर उज जामा की पदवी जहांगीर ने किसको दी थी? अबुल हसन को दी थी। किसको? अबुल हसन को। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान करी गई थी? नादिर उल असर, तो ये मंसूर को दी गई थी। किसको दी गई थी? मंसूर को। नोट कर लो, ये भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, चित्रकारों में से नादिर उज जामा की उपाधि अबुल हसन को दी और नादिर उल असर की उपाधि मंसूर को दी। किसने दी? जहांगीर ने। मुगल बादशाहों में किसे अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी जहांगीर ने। ठीक है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था भाई? अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया जहांगीर ने। अगला कह रहा है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? आसफ खान, खुर्रम, महाबत खान या खुसरो? तो ये भी काफ़ी डीप लेवल का सवाल है, अगर आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाते। तो इसका विद्रोह करा है खुर्रम, महाबत खान और खुसरो ने। तो इसका 2, 3, 4 सही हो जाएगा, खुर्रम, महाबत खान, खुसरो। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था? ठीक है, जहांगीर, गियास बेग, असाफ खान या खुर्रम? तो नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था भाई, जो जहांगीर है वो। बाकी ये तीनों ही जो थे वो इसके गुट के सदस्य थे। अगला दोस्तों, इसमें बताना है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ये मस्जिदें। ठीक है, जैसे बाबर, इसने क्या बनवाया भाई? तो बाबर ने बनवाई जामा मस्जिद। हुमायूं, अगर इसकी बात करें, दीन पना। अकबर, जहांगीर महल, जहांगीरी महल। और जहांगीर, अकबर के मकबरे का पूर्ण कराना है ना। तो ये 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, ये कहाँ पे भाई? गोविंद महल, गोविंद महल स्थित है आपके दतिया में, है ना, एमपी में लग जाता है दतिया में। अगला देखते हैं, कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है भाई। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शहदरा, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। तो ये बड़ा आसान था, दिल्ली में आपको पता होगा शेख निजामुद्दीन औलिया की मकबरा या दरगाह कह सकते हो। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये कौन थे भाई? कविंद्राचार्य। कौन थे? कविंद्राचार्य। ठीक है, अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा जहां के शासनकाल का राजकवि था? जहां के कह रहा है, जहांगीर के, है ना, शासनकाल का राजकवि था। जहांगीर के शासनकाल का राजकवि कौन था? कलीम था। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद बनाने वाला शाहजहां था भाई। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने वाला भी शाहजहां ही था। कौन था? शाहजहां। अब इसको मैच करना है, किसने क्या बनवाया। जैसे अलाई दरवाज़ा दिल्ली का, ये किसने बनवाया था भाई? ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी का अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाई। और मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां, दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब। ठीक है, याद रखना, ये दो जरूर याद रखो, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। अब ये बहुत आसान, लाल किले का निर्माण किसने कराया भाई? शाहजहां हो गया। उपनिषदों का फारसी में, क्या पूछ रहा है? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, प्लीज लर्न रखिएगा इसको। अगला कह रहे हैं इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी थी शाहजहां ने? दारा शिकोह को। किसको दी थी? दारा शिकोह को। अगला कह रहा है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किस शीर्षक में करा था? शीरे अकबर। क्या नाम था? शीरे अकबर। ठीक है, शीरे अकबर का लेखक कौन था भाई? तो शीरे अकबर का जो लेखक था वो दारा शिकोह हो गया, है ना। देखिए, ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शीरे अकबर, दारा शिकोह ने करा। दारा शिकोह शीर्षक मतलब शीरे अकबर का लेखक दारा शिकोह, है ना। ऐसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। अगला कह रहा है हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करा था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला कह रहा है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था पता है आपको? मोहम्मद शहीद या मीर जुमला भी लिखा होता है, याद रखना, महत्वपूर्ण है, मोहम्मद शहीद या मीर जुमला। अगला कह रहा है शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन था भाई? तो दक्कन का गवर्नर अधिकांश समय तक कौन था? औरंगजेब। इसका क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है,
अगला कह रहा है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा को समाप्त कर दिया गया था। तो बलबन ने शुरू करा सजदा, इसको ख़त्म किसने कर दिया भाई, इसको कर दिया शाहजहां ने ख़त्म। ठीक है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी भाई, है ना। कौन सा पुत्र था ये औरंगजेब का, ये था भाई मोहम्मद अकबर द्वितीय। कौन था, मोहम्मद अकबर द्वितीय। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि करी थी। तो पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ 1665, ये टाइम याद रखना, किसने करी थी भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जय सिंह ने। किसने, जय सिंह। ठीक है, शिवाजी 1665, जय सिंह पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने विजयपुर, जो बीजापुर है, उसकी विजय कब की थी। तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय करी 1686 में। कब करी, 1686। प्लीज़ इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज जरूर करना। अगला कह रहा है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वे कौन से थे भाई। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजय किया था। तो ये थे, एक बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला कह रहा है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मुगल सम्राट जिसने सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया, उसका कौन सा शासक था भाई। तो पहले आप थोड़ा जजिया का इतिहास समझ लीजिए, क्योंकि इससे सवाल बहुत बनता है। ठीक है, तो पूरा बता देता हूँ किसने शुरू करा और कैसे कैसे लगा। तो देखिए, जजिया की अगर बात करें तो जो भी गैर मुस्लिम होता था ना, नॉन मुस्लिम जो भी होता था, गैर मुस्लिम जो होता था, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख दिया मैंने, जो गैर मुस्लिम होता था, अगर उसको सुरक्षा देने के लिए लिया जाता है ना, अगर धार्मिक काम वो करेगा, एक तरह से धार्मिक टैक्स था। आप हिंदू हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, तभी आप पूजा पाठ वगैरह कर सकते हो, है ना। मुगल लोग ही लगाते थे। सबसे पहले इसको किसने लगाया था, जो आपको पता होगा, मोहम्मद बिन कासिम जो था, सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने लगाया था सबसे पहले जजिया कर। और फिर इसके बाद दिल्ली में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, दिल्ली सल्तनत में, तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक लगाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक लगाता है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक। फिर ये चलता रहता है। 1564 में अकबर इसको हटा देता है। अकबर हटाता है सबसे पहले, जजिया कर कौन हटाता है, अकबर हटाता है। फिर औरंगजेब जो है ये वापस से लगा देता है 1689 में, औरंगजेब वापस से लगा देता है। ठीक है, फिर बाद में जहादार शाह जो है वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, फिर मोहम्मद शाह रंगीला आएगा, वो हमेशा ही के लिए ख़त्म कर देगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहा है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है भाई। औरंगजेब ने जो जिहाद वर्ड चलाया उसका क्या अर्थ है, दारुल इस्लाम। क्या अर्थ, क्या मतलब है उसका, दारुल इस्लाम। ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर किसको कहते हैं भाई, क्या, जिंदा पीर। तो ये कहते हैं औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला कह रहा है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है, किसका, रबिया उद दौरानी का मकबरा, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। ठीक है, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं, सेम वैसा ही बना हुआ है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। इसमें से कौन औरंगजेब की पुत्री थी भाई, मेहरुनिसा जो थी वो औरंगजेब की पुत्री थी भाई। औरंगजेब ने किसको शाहीबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। किसको, शाहीबाद उज जमानी, इसकी उपाधि दी थी किसको, जहां आरा को। जहां आरा, ये सब नोट करिए, ये सब आप भूलेंगे। पुत्री मेहरुनिसा, शाहीबाद उज जमाती, ये किसको दिया, जहां आरा को। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। इनको आप 2-3 बार वीडियोस को देखिएगा दोस्त, तब याद होगा आपको, है ना। तो संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित है, औरंगजेब से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो ये औरंगजेब ने निर्माण किया था भाई। किसने, औरंगजेब ने। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था भाई। जनपद क्या कहलाता था मुगल काल में, जनपद यानी सरकार होती थी। ठीक है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था भाई। सेना का प्रधान कौन था मुगल काल में, मीर बख्शी। कौन था, मीर बख्शी। ठीक है। अगला कह रहा मुगल काल में देह शब्द का अर्थ क्या है भाई। देह शब्द, ये इसका मतलब क्या होता था, ग्राम होता था। क्या होता था, ग्राम होता था। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था, मनुची को। मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक बनाया गया था। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के लिए सत्य नहीं है, ये बताना है। तो मनसबदारी व्यवस्था मैंने अभी आपको पूरी बताई थी। इसमें 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जो है जात पद से अधिक होता था, ये गलत हो गया। सवार छोटा होता था, जात अधिक होता था। ठीक है, ये गलत है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये 3 सही है, दूसरा गलत, मतलब सी गलत हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था जरूर याद रखना। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में
कौन सा सही है देखिए, फिर से वही मनसबदारी पे आ गया सवाल। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल करे जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक होते थे, नहीं, योग्यता के आधार पे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, बिल्कुल सही भाई, 3 श्रेणियों में डिवाइड करा था। दीवान कार्यालय द्वारा वेतन मिलता था, नहीं, इनको जो उनका मतलब कोषाध्यक्ष होता था वहां से मिलता था इनको पैसा। तो पहला तीसरा सही हो जाएगा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था भाई? मुगल काल में राज्य का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। अगला कह रहा है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है कौन? कौन माल प्रतिनिधित्व करता था भाई? तो इसका हो जाएगा भू राजस्व का, है ना। मुगल साम्राज्य जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, पोर्तुगीज तंबाकू लाए थे, इसने पूरी तरह से तंबाकू पे बैन लगा दिया था, ये जहांगीर था। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? राम सीता जी की आकृति और रामसी देवनागरी लेख, इसके सिक्के किसने चलाए थे? ये चलाए थे अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था भाई? तो मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। क्या कहलाता था? दाम। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चकला शब्द जो है ये किस लिए प्रयोग में हुआ? ये अभी इससे पहले भी मैंने ऊपर आपको बताया था। सूबा और पारगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के शरणार्थी नहीं थे। सूबे और पारगने के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई, ये सूबा है, पारगना उसके बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है क्षेत्र, उसको चकला कहते थे। ठीक है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। मुगल चित्रकला के विषय में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, तीनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी बनाते थे उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने भाई? तो चित्रकला की मुगल शैली किसने प्रारंभ करी थी? हुमायूं ने। किसने करी थी? हुमायूं ने। ठीक है, मुगल शैली चित्रकला की हुमायूं, मुगल शैली चित्रकला हुमायूं। चलिए अगला देख लेते हैं, कौन जहांगीर चित्रकार थे भाई? जहांगीरी चित्रकार इसमें, तो इसमें देखिए जहांगीरी चित्रकार कौन कौन हो जाएंगे। एक तो हो गया आपका अबुल हसन, अबू क्या है ये, अबू रस्मत, अका रीज़ा और मीर सैयद अली। तो इनमें से सही हो जाएगा आपका सिर्फ ऑप्शन 2 3, अबू हसन और अका रीज़ा। ये जो थे जहांगीरी चित्रकार थे, है ना। तो इस टाइप के भी डीप लेवल के सवाल भी पूछता है, ये सब आप भूल जाओगे, निश्चित भूल जाओगे अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करोगे, भूलोगे। तो तरीका यही होता PYQ करने का, जो आपको आते हैं छोड़ दो, जो नहीं आते हैं टफ हैं, जिसको लगता है आप भूलोगे, जैसे इस टाइप के प्रश्न, तो इनको आप नोट कर लो एक जगह और उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करा जाता है ना। ऐसे करोगे तो आपकी हेल्प होगी। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने दिया था चित्रकला को संरक्षण। किसको? चित्रकला को। अंतिम 2 सवाल बचे, बस मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, निम्नलिखित में से किस किले के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं भाई? तो ये प्रदर्शित करते हैं चित्रकला। और चलाई किसने चित्रकला भाई? जहांगीर ने। कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी भाई? औरंगजेब कौन सा एक संगीत वाद्य बजा लेता था? तो वीणा बजाने में बहुत दक्ष था औरंगजेब, याद रखना, वीणा बजाने में। तो ये दोस्तों आपका पूरा मध्यकालीन भारत के जो इंपॉर्टेंट PYQs थे UBPCS के, वो मैंने बताए। ऐसे ही मैं आपको एंशियंट और मॉडर्न के भी जल्दी दे दूंगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और हमारे पेड ग्रुप स्टार्ट हैं RO के UPPCS 2025 के, टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप में चल रही है। सब कुछ सिलेक्शन के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं आप घर बैठे बहुत कम प्राइजेस में अवेल कर सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग दिस नंबर।